हाँ, ये मैप में कुछ एरिया दिखाए गए थे उस वक्त में, कौन सा एरिया किस हुकूमत के अंडर था, उनको क्या बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त में मुगल काफी कमजोर हो चुके थे, तो अलग अलग जो राजा, छोटे छोटे राजा और नवाब थे, उनके अंडर में ये एरिया थे जो यहाँ हुकूमत किया करते थे। जैसे ये एरिया जो बंगाल का और बिहार का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ राज था नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब थे जो मैंने आपको पहले भी तज़किरा आया इनका, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। ठीक है, और ये एरिया था नवाब ऑफ अवध, यह अवध का एरिया था, यहाँ अवध के नवाब थे। और मुगल्स पर सिर्फ इतना हिस्सा रह चुका था जिसमें दिल्ली भी थी और थोड़ा हरियाणा पंजाब का एरिया। सिर्फ मुगल, इससे पहले आपने देखा था लास्ट में औरंगजेब के दौर में कितना एरिया था मुगल्स पर, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर, साउथ में भी यहाँ तक पूरा एरिया ये मुगल्स के अंडर था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 1757 की, उस वक्त में सिर्फ इतना एरिया रह चुका था मुगल्स पर। यहाँ यहाँ सिखों की हुक्मरानी थी इस हिस्से में, यहाँ दुर्रानी एम्पायर था, अलग अलग तरह के अलग अलग एम्पायर यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे पेशवा और मराठा, काफी एरिया इनके अंडर था। ये देखिए आप साउथ में महाराष्ट्र एरिया से चलेंगे, पेशवा एंड मराठास, पूरा एरिया ये इनके अंडर था। और जो राजस्थान वाला इलाका था ये राजपूतों के अंडर में था। ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट आपको दिखाई दे रही हैं। भोपाल ये अलग एक प्रिंसली स्टेट थी। और वैसे ही साउथ में आएंगे तो निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम्स का राज था यहाँ पर। आज अगर आप देखेंगे हैदराबाद सिर्फ एक शहर का नाम है अगर आज के दौर में आप देखें, लेकिन उस वक्त में पूरी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी हैदराबाद के नाम से। तो ये पूरा जो एरिया था ये था निजाम्स ऑफ हैदराबाद के अंडर। ठीक है, इसकी भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ अंग्रेजों ने किस तरह से अपना तसल्लुत कायम किया था टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में। ये था निजाम ऑफ हैदराबाद और ये था मैसूर, जो टीपू सुल्तान और मैंने हैदर अली की बात की, ये मैसूर रियासत थी। ठीक है, और यह नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के नवाब यहाँ थे। और ये बाकी छोटी छोटी 2-3 रियासत और थी, मलयाली किंगडम, कोझिकोडे एंड ट्रोवंकोर। ठीक है, एक तरह से आपके माइंड में ये मैप आ चुका है कि उस वक्त में सिर्फ एक ही पावर नहीं थी, एक ही ताकत नहीं थी, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। इसी वजह से अंग्रेज यहाँ कामयाब हो पाए। ठीक है, कुछ लोगों को अपनी साइड में लाया, कुछ लोगों से जंग की, कुछ लोगों से मुआहदे किए, इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। चलिए फिर डिटेल में पढ़ते हैं हम। आप देख सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए आप ले सकते हैं, आपको ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। इसमें डिटेल में अगर आपको ये दोनों जंग याद करनी हो, पॉइंट टू पॉइंट चीजें यहाँ लिखी गई हैं। जैसे प्लासी की जंग कब हुई थी, 1757, तारीख भी लिखी हुई है 23 जून 1757। मकाम कौन सा था, प्लासी बंगाल में हुई थी। कौन कौन थे, किन किन के बीच हुई थी ये जंग, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन नहीं बल्कि सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, इनकी फौजों के बीच क्यों हुई थी, इसका पस मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या था। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में इक्तिसादी और सियासी असर और रसूख बढ़ाना चाहती थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और कंपनी की मुदाखलत के खिलाफ था। और एक और बात हुई थी कि यहाँ सिराजुद्दौला ने हमला भी कर दिया था, उसका बदला लेना वो बहाना बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसका बदला लेने के लिए ये जंग हुई थी। नतीजा क्या हुआ था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी की फतह हुई थी। ठीक है, इसके नतीजे में बंगाल में अपना इख्तिदार को मुस्तहकम किया और नवाब को एक कठपुतली के तौर पर रखा। कठपुतली मतलब ऐसा नवाब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर काम करे। ठीक है, फिर है इसके बाद आती है बक्सर की जंग। कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1764। कहां हुई थी, बक्सर बिहार में है ये जगह। कौन कौन लड़े थे इस जंग में, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी और दूसरी साइड एक इत्तेहाद था जिसमें बंगाल के साबिक नवाब जो थे सिराजुद्दौला, जिनको पहले हराया था, सिराजुद्दौला और आसिफुद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला उड़ीसा और मुगल शहंशाह शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला और सिराजुद्दौला, इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे बक्सर की जंग में। नतीजा क्या होता है, इसका पस मंजर क्या है, क्यों हुई थी जंग। प्लासी की जंग के बाद बरतानवी कंपनी का बंगाल में इख्तिदार कायम हो चुका था, लेकिन उसने मुगल शहंशाह और दीगर इलाकाई ताकतों के साथ तनाजात को हल करने की कोशिशें की थी। ठीक है, नतीजा क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फतह होती है इसमें भी।
जंग के बाद मुगल शहंशाह शाह आलम सेकंड को दीवानी हुकूक यानी मालियाती कंट्रोल रेवेन्यू सिस्टम देने पर मजबूर किया गया। कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपनी हुकूमत का मजीद मुस्तहकम किया। प्लासी की जंग के बाद सिर्फ बंगाल के एरिया पर कंट्रोल हुआ। बक्सर की जंग के बाद ये कंट्रोल बिहार और उड़ीसा तक बढ़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का।